पूरी कॉइल यहाँ से यहाँ तक ये कॉइल बनाया है, ठीक। अभी इस कॉइल को सुपर कंडक्टिविटी के लिए कोई भी मटेरियल अभी तक नहीं है एग्जिस्टिंग जो रूम टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी करे। सुपर कंडक्टिव क्या होते हैं? नो रेजिस्टेंस या नियर जीरो रेजिस्टेंस, कि अगर एक बार एक करंट दे दिया तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि फिर से उस करंट को वहाँ से निकाला ना जाए। लो टेम्परेचर में भी होते हैं, लो टेम्परेचर पे ही होते हैं, अभी तक कोई हाई टेम्परेचर का है ही नहीं। अगर हाई टेम्परेचर का आ गया तो दुनिया बदल जाएगी। तो जैसे अभी मोबाइल चार्ज करते हो, रख दिया घर पे, तब भी वो डिस्चार्ज होता है 2 दिन में। तभी क्या होगा, सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स अगर वायर्स यूज किए तो चार्ज किया एक बार वो चलता ही रहेगा। तो वैसे इधर है, एक बार इसको एक कॉइल है तो इसको चार्ज करते हैं, इधर वायर से इधर कनेक्टर है, ऊपर से कनेक्टर डालते हैं, उसको चार्ज कर दिया। तो चार्ज इसको करने से पहले हीलियम से भरते हैं, लिक्विड हीलियम। लिक्विड हीलियम 4 केल्विन टेम्परेचर होता है, तो उस टेम्परेचर पे ये वायर जो जिससे बनाया जाता है मस्ट भी सुपर कंडक्टिव। तो ये सुपर कंडक्टिव वायर होता है उस टेम्परेचर पे, केल्विन 4 केल्विन से, ताकि आप इनर्ट एनवायरनमेंट, इनर्ट नहीं कह सकते, कूलिंग वाटर, कूलिंग के लिए। हाँ, 4 केल्विन है तो सुपर कंडक्टिव लो टेम्परेचर पे ही आती है, इसलिए हीलियम से इसको फिल करते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद इसको चार्ज कर देते हैं। एक बार इसमें जितना करंट देना है, सपोज 9 टेस्ला का, 10 20 टेस्ला, जितनी मैग्नेटिक फील्ड जितने में आ जाए, कुछ एम्पियर का करंट जितने में मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिल जाए, जैसे 9 टेस्ला चाहिए तो 9 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड भर का एम्पियर में करंट इसको दे देते हैं, फिर वायर डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अभी क्या है, इसको कुछ करेक्शन नहीं है कहीं से भी, लेकिन फिर भी वो करंट इसके अंदर है, वो मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट करेगा। हाँ, वो तब तक जनरेट करेगा जब तक इसके अंदर हीलियम भरी रहेगी। अगर हीलियम गई, रूम टेम्परेचर पे आया तो ये खत्म। हाँ, तो उसको सेव करने के लिए कि हीलियम जल्दी जल्दी ना भरना पड़े, क्योंकि वो कॉस्टली भी है और वो रिस्की भी है। अगर ये 0 हो गया तो चले मैग्नेट खत्म। तो इसलिए एक बाहर से एक ये दीवार बनाया पूरा, एक चैम्बर, उस चैम्बर में ये मटेरियल भरा, वो है IR शील्डिंग के लिए, कि IR रेडिएशंस इसको पेनिट्रेट नहीं करते। उसके बाद में इसमें वैक्यूम भी रहता है, इसके अंदर वैक्यूम लगा देते हैं, मतलब पंप लगा के बाहर से सारा जो भी है खींच देते हैं, तो ये हाई वैक्यूम पे 10⁻⁻7 तक चला जाता है। ओके, तो ये वैक्यूम पे रहेगा। तो वैक्यूम को हमको पता है, कोई चीज़ अगर ठंडी गर्म रखनी है, वैक्यूम फ्लास्क ले लो तो ज़्यादा देर तक रहती है। क्यों? क्योंकि रेडिएशंस वैक्यूम को पास नहीं करते। लेकिन जो केटल वगैरह होती है उनका वैक्यूम बहुत कम होता है, -1 -2 10⁻⁻1 ठीक है, लेकिन इसका बहुत हाई है, -7। तो इधर कोई भी रेडिएशंस नहीं जाते, लेकिन कुछ रेडिएशंस वैक्यूम को भी पार कर सकते हैं। तो उसके लिए एक और चैम्बर बनाया, उसमें भर देते लिक्विड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सस्ता है और रोज़ भर भी सकते हैं क्योंकि हैंडलिंग ईजी है। फिर एक और चैम्बर है, सेम IR शील्डिंग, और उसके बाद इसमें वैक्यूम। तो वैक्यूम और IR शील्डिंग पार करके जो भी रेडिएशंस अंदर जाते हैं वो इधर नलीफाई हो जाते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन इवैपोरेट होती है। लेकिन फिर एक और चैम्बर है, यहाँ तक रेयरली ही कोई रेडिएशन पहुँचते हैं, तो ये जल्दी इवैपोरेट नहीं होता है। इसलिए अगर हमने पूरा 100% भरा इसको, तो 1 साल बाद 50% या 70% और भरना पड़ेगा टॉप अप। वो क्यों होता है? क्योंकि हम इसमें नीचे एक होता है प्रोब, एक सैंपल जाएगा, ये तो मैग्नेटिक कॉइल हो गया, मैग्नेट हो गया। अभी हमको उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी देना है, और फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी न्यूक्लियस के साथ देना। हर न्यूक्लियस के लिए अलग अलग है, क्योंकि सबका गामा अलग अलग है। तो जितना एनर्जी डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी चाहिए। तो प्रोटॉन के लिए सपोज से अगर 400 मेगाहर्ट्ज है तो 400 मेगाहर्ट्ज भर की एनर्जी देना पड़ेगा। वही कार्बन के लिए वही 100 मेगाहर्ट्ज चाहिए। तो ऐसा कि हम हर चीज़ के लिए एनर्जी अब ऑप्टिमाइज कर सके, और एनर्जी देना है, कॉइल चाहिए। तो वो कॉइल इसके अंदर कहीं नहीं है, वो नीचे से एक प्रोब कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं नंबर प्रोब। जैसे एक उधर देखो, उधर बहुत सारे है, उधर देख लो, उस वाले में इजीली दिखता है कि उसमें तमाम सारे वायर कनेक्टेड है, एक नीचे से प्रोब लगाया है। तो उसके अंदर एक कॉइल है, तो कॉइल हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल है, उसके अंदर सैंपल जाके बैठता है। फिर उसके अंदर हम करंट दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द न्यूक्लियस। आफ्टर गिविंग करंट, स्विच ऑफ द आउट एनर्जी, देन क्या होगा, यही कॉइल रिसीवर मोड में ऑन हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे इतना जगह है नहीं कि उसके अलग कॉइल लगाओ, उसके अलग कॉइल लगाओ। तो वही कॉइल को रिसीवर मोड में एक्टिव कर देते हैं। तो जो भी एनर्जी न्यूक्लियस से निकल रही है वो आ जाते हैं, वो इसको ये डिटेक्ट करता है और कंप्यूटर में भेजता है। लेकिन वो अगर हमने 1 mg 2 mg कंपाउंड यूज़ किया है
उसमें से कितनी ही एनर्जी आएगी जिसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे या उसको हम इजीली एनालाइज कर पाएंगे, उतनी तो नॉइस ही आ जाती है हम लोग। तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास इसमें एक कंसोल है, ये वो प्रोब से कनेक्ट होकर कंसोल है। ये कंसोल में इलेक्ट्रॉनिक्स है जो हम फ्रिक्वेंसी से भेज रहे हैं। जैसे लेके किसी भी न्यूक्लियस के लिए एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो वो फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइज होती है इसके अंदर, फिर जब वापस आती है थ्रू प्री एम्पलीफायर, तो इसके अंदर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफायर होता है ना, हम माइक में धीरे से बोलते हैं, लेकिन अगर लाउड स्पीकर लगाया एम्पलीफायर तो एक किलोमीटर की कहीं भी आवाज़ आ जाती है। तो वैसे क्योंकि हम बोल बहुत धीरे रहे लेकिन आवाज़ ज़्यादा होती है, वही इसका सिग्नल कम आता है, लेकिन इसके अंदर इतने हाई पावर के एम्पलीफायर है कि वो इसको मल्टीपल टाइम 1000 टाइम इन्हांस करते हैं सिग्नल को, कि जो बड़ा दिखे एग्जैक्टली, हम उसको डिटेक्ट कर सके या एनालाइज कर सके, फिर वो प्रोसेस होकर दिमाग में आती है। तो ऐसे NMR काम करता है। इसके दो थियरी है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सर